हम लोग पढ़ रहे थे अब तक कि होम्योपैथी एग्रीवेशन होता क्या है, ठीक है। जहाँ पर 157 टू 161 एफरोजन तक पढ़ना है, ठीक है। जहाँ पर हम लोग 160 एफरोजन तक क्या पढ़ेंगे केवल होम्योपैथी एग्रीवेशन इन एक्यूट डिजीज एंड 161 एफरोजन जो है हमारा होम्योपैथी एग्रीवेशन इन क्रॉनिक डिजीज, जिसमें अब तक हम लोग ये पढ़ा कि जो एक्यूट डिजीज के केस होते हैं उसमें अगर हमारी जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो एनालॉगस है। एनालॉगस का मतलब क्या हुआ, सिमिलर है। एनालॉगस की मीनिंग क्या होती है, जिनके ओरिजिन डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो, ठीक है। तो हमारी डिजीज की ओरिजिन अलग होती है, मेडिसिन के भी ओरिजिन अलग है, कहीं भी प्लांट सोर्स मिलता है, कभी एनिमल सोर्स मिलता है, ठीक है, बट उनका फंक्शन सेम होता है। इसीलिए वो दोनों क्या आपस में एनालॉगस है, इसीलिए जगह जगह लिखा जाता है एनालॉगस, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होगा कि अगर हमारी होम्योपैथिक रेमेडी एनालॉगस है नेचुरल डिजीज से, अगर डिजीज कैसी है, एक्यूट है, तो वहाँ पर उस केस में होम्योपैथी एग्रेवेशन तुरंत होता है, ठीक है। होम्योपैथी एग्रेवेशन होता क्या है, तो पेशेंट के जो करंट सिम्टम है, ठीक है, वो क्या हो जाए, थोड़ा बहुत बढ़ जाए, उसे क्या बोलते हैं होम्योपैथी एग्रेवेशन, एंड विथ पेशेंट को क्या हो, ओवर और रिलीफ फील होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी को स्किन इरप्शन है, हमारी दवा के बाद वो इरप्शन बढ़ने चाहिए, बट वो जो इरप्शन बढ़ते हैं क्या ओरिजिनल डिजीज के बढ़ते हैं, तो आंसर होगा नहीं। वो जो इरप्शन दिख रहे हैं वो किसकी वजह से हैं, हमारे होम्योपैथिक रेमेडी की वजह से हैं, ठीक है। तो 157 हम लोगों ने पढ़ा था कि एनालॉगस होनी चाहिए। फिर 158 में पढ़ा था कि ये जो होम्योपैथी एग्रेवेशन हो रहा है ये तुरंत होता है अगर मेडिसिन हमारी कैसी हो, होम्योपैथी हो, या फिर क्या बोल सकते हैं एनालॉगस हो, या फिर कैसी सिमिलर हो, तो होम्योपैथी एग्रेवेशन तुरंत होता है। अब पढ़ेंगे आज हम लोग 160 एफोरिज्म, तो थोड़ा 160 पढ़ते चलेंगे और बीच बीच में रेफरेंस देते चलेंगे कि हाँ इस एफोरिज्म को पढ़ने के बाद किस एफोरिज्म से कनेक्ट करना है। देखते हैं 160 एफोरिज्म। बट एज द डोज ऑफ ए होम्योपैथिक रेमेडी कैन स्कार्सली एवर बी मेड सो स्मॉल दैट इट शैल नॉट बी एबल टू रिलीव, मतलब कि होम्योपैथिक रेमेडी की जो डोज होती है शायद ही हम इतना कम कर सके। क्या लिखा है, स्कार्सली एवर बी मेड सो स्मॉल। अगर हमारी होम्योपैथिक रेमेडी डिजीज के क्या है, एनालॉगस है, तो हम शायद ही डोज को इतना कम कर सके कि वो क्या करें, नॉट बी एबल टू रिलीव, ना पेशेंट को ठीक कर पाए, ना ओवर कर पाए, मतलब ओवर पावर क्या ना कर पाए, डिजीज कंडीशन को ओवर पावर ना कर पाए, इंडीड वास्तव में कंप्लीटली क्योर एंड एनिहिलेट द अनकॉम्प्लिकेटेड नेचुरल डिजीज। इसका क्या मतलब हुआ, तो हनुमान सर कह रहे हैं कि अगर हमारी डिजीज जो भी नेचुरल डिजीज थी उसके होमोलॉगस अगर उसके एनालॉगस अगर हमें होम्योपैथिक रेमेडी मिल गई, हम उस होम्योपैथिक रेमेडी की डोज इतना कम कभी कर ही नहीं पाएंगे कि वो जो नेचुरल डिजीज है उसे ओवर पावर ना कर सके, उससे कंप्लीटली क्योर ना कर सके, या फिर उसे कंप्लीटली एनिहिलेट ना कर सके ऑफ नॉट लॉन्ग स्टैंडिंग दैट इज एनालॉगस टू इट। ये जो नेचुरल डिजीज है जो कि क्या है, नॉट ए लॉन्ग स्टैंडिंग, जो कि लंबे समय की नहीं है, डिजीज कैसी है अभी रिसेंट में ही आई है, और वो क्या है अगर एनालॉगस है किसके, हमारे होम्योपैथिक रेमेडी के, तो हम कभी इतना कम बना ही नहीं पाएंगे कि वो ठीक न कर सके। तो देखो हनुमान सर ने उल्टा सेंटेंस लिखा, अब सीधा का क्या मतलब हुआ कि हमारी अगर कोई नेचुरल डिजीज हुई किसी को, ठीक है, और हमने होम्योपैथिक रेमेडी दी, तो हमारी होम्योपैथिक रेमेडी हमेशा क्या होगी, उस नेचुरल डिजीज से स्ट्रॉन्गर ही होगी। अगर हमने दवा बना ली, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगी किससे, नेचुरल डिजीज से, चाहे जो भी केस हो। और इसका उल्टा हनुमान सर क्या लिखते हैं कि अगर नेचुरल डिजीज के सिमिलर हमारी होम्योपैथिक रेमेडी है हमारे पास जो सेम डिजीज पैदा करती है, तो वो होम्योपैथिक रेमेडी कभी इतना कम हम बना ही नहीं सकते कि वो ओवर पावर न कर पाए,
वो एनिहिलेट ना कर पाए, वो पूरी तरीके से नेचुरल डिजीज को ठीक ना कर पाए। तो इसका सीधा सेंटेंस क्या हुआ कि हमारी होम्योपैथिक रेमेडी हमेशा ही क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी नेचुरल डिजीज से, अगर वो उसे क्या कर रही है, क्योर कर रही है। ऐसा मतलब देखो इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, 249 का नोट पढ़ने को। तो फॉर 249 है ना, उसके फुटनोट में हनीमैन सर लिखते हैं कि हम जब भी होम्योपैथिक रेमेडी बनाते हैं, तो ओपन करो देखो मिलेगा तुम्हें। तो हनीमैन सर कह रहे हैं ये जो हम बात बोल रहे हैं, कौन सी बात, कि होम्योपैथिक रेमेडी कभी इतना कम स्मॉल डोज में हम लोग बना ही नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए हनीमैन सर कह रहे हैं as all experience show that the dose of homeopathic medicine is scarcely be prepared to small। ये लाइफ का एक्सपीरियंस है जिसने ये सिखाया है कि होम्योपैथिक रेमेडी की डोज कभी भी एकदम मिनिमम बना के दे सके। मिनिमम इन द सेंस कि इतना कम कर सके वो डिजीज को ठीक ही ना कर पाए। तो अगर हमारी जो डिजीज कंडीशन है, नेचुरल डिजीज है, कोई भी पोटेंसी हो हमारे पास, ठीक है, अगर पोटेंसी सेम है, हम भले उसको मिनिमम टू मिनिमम डोज में लेकर जाए, बट वो हमारी मेडिसिन पेशेंट को ठीक करेगी ही करेगी। ठीक है, ऐसा क्यों है, हनीमैन सर ये जो सेंटेंस बोल रहे हैं कि ये होम्योपैथिक रेमेडी को हम कभी इतना कम बना ही नहीं पाएंगे, सॉरी उस डोज को इतना कम बना ही नहीं पाएंगे कि वो डिजीज को ठीक ही ना कर पाए। तो हनीमैन सर 249 फुटनोट में लिखते हैं कि ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस थ्रू गेन हुआ है कि हमारी जो होम्योपैथिक रेमेडी होती है कितनी भी हम डोज क्यों ना कम कर लें, बट वो ठीक कर ही देती है। ठीक है, और उसी के आगे हनुमान सर एक एलोपैथिक फिजिशियन का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, कि जैसे वहाँ पे किसी फीवर आया, पहले 200 मिलीग्राम दवा दी जा रही है, फिर वो 250 देते हैं, फिर 300 देते हैं, 400 देते हैं। अगर एक होम्योपैथिक फिजिशियन ये सोच रहा है कि हमारी जो होम्योपैथिक डोज है ये कम है इसलिए पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो हनुमान सर कहते हैं कि वो गलत सोच रहा है। अगर तुम्हारी दवा होमोलॉगस है तो तुम्हारी दवा की डोज कितनी भी कम क्यों ना हो, वो ठीक कर देगी उस पेशेंट को। है समझ में? तो देखो हम लोगों ने पढ़ा के हनुमान सर एग्जैक्ट उल्टा लिखते हैं सेंटेंस कि हम कभी दवा इतनी कम बना नहीं सकते, मतलब दवा की डोज इतना कम नहीं कर सकते कि वो डिजीज को ठीक ना करे। इन द सेंस देखो उसके लिए बहुत सारे सेंटेंस करते हैं कि डिजीज को रिलीव ना कर सके, ओवर पावर ना कर सके, कंप्लीटली क्योर ना कर सके, और एनिहिलेट ना कर सके उस नेचुरल डिजीज को जो कि क्या थी, अभी एक्यूट डिजीज है। हनुमान से उल्टा लिख रहे हैं कि हम दवा की डोज को कभी इतना कम नहीं बना पाएंगे कि उस एक्यूट नेचुरल डिजीज के केस को ठीक कर सकें। मतलब उसका सीधा सेंटेंस बोला जाए, अगर नेचुरल डिजीज जो है वो क्या है, हमारी होम्योपैथिक रेमेडी के सिमिलर है, तो हमारी दवा की जो भी मिनिमम डोज होगी, ठीक है, हम कितना भी उस डोज को कम क्यों ना कर ले, वो उस डिजीज को क्या कर लेगी, ठीक कर ले जाएगी। और ये चीज़ सीखा कहाँ से हमने, तो हनुमान सर कहाँ रेफरेंस है 249 एफोरिज्म के फुटनोट का, कि ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि ये जो अगर ऐसे कंडीशन है तो हमारी दवा काम कर रही है। और अगर ये सोचो, इसका पॉजिटिव बोलते हैं कि अगर ये सोचो कि हमारी दवा की डोज हमें बढ़ा कर देंगे तब ठीक हो जाएगा, तो हनुमान सर कहते हैं ये एक एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब तुम्हारी जो होम्योपैथिक रेमेडी जिसे तुम ये सोच रहे हो कि इसकी दवा की मात्रा बढ़ा के दे दे पेशेंट को आराम हो जाए, तो वो एक अब्सर्ड थॉट है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये आधी लाइन कम से कम, हाँ हनुमान सर ने ये बोला, उल्टा लिखा हुआ है। तो 49 में क्या एक हनुमान सर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। तो देखो कॉमा करके हनुमान सर आगे क्या लिखते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड वाई ए डोज ऑफ एन एप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी नॉट द वेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डज ऑलवेज ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर आफ्टर इट्स इंजेक्शन प्रोड्यूस परसेप्टेबल होम्योपैथिक एग्रेवेशन ऑफ दिस काइंड। तो हनुमान सर कह रहे हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड वाई, तभी हम कहते हैं कि क्यों, कि हमारी दवा जो अगर अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी है हमेशा
नॉट द वेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल, जिसे हम बहुत कम कर ही नहीं सकते, वो हमेशा डज ऑलवेज ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ इंजेक्शन, जब उसको पहली बार लिया जाता है तो होम्योपैथिक एग्रेवेशन प्रोड्यूस करता ही करता है। ठीक है, हनुमान सर ये जो लाइन बोल रहे हैं कि होम्यो हमें दवा खाने के बाद अगर एक्यूट डिजीज तुरंत एग्रेवेशन क्यों होता है, तो उसके पीछे की रीजनिंग ये है कि क्योंकि हम होम्योपैथिक रेमेडी को कभी इतना कम कर ही नहीं पाते कि होम्योपैथिक एग्रेवेशन हो ही ना। देखो वही लाइन लिखी नहीं कि वी कैन अंडरस्टैंड वाई ए डोज ऑफ एन एप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी नॉट द वेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉसिबल ही नहीं है तो क्या होगा, डज ऑलवेज, तो हमेशा क्या होगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ इट्स इंजेक्शन, जब हम खाएंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा होम्योपैथिक एग्रेवेशन ऑफ दिस काइंड, तो वो हमेशा होम्योपैथिक एग्रेवेशन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। अभी देखो इसका फुटनोट क्या है, ठीक है, एफोरिज्म का फुटनोट में हनीमैन सर एग्जाम्पल देते हैं डिफरेंट ऑथर का। कैसे, जैसे वो बताते हैं कि रेफरेंस देते हैं, इसके अंदर देखो मिलेगा डॉक्टर लेरॉय थे, डॉक्टर लाइसेंस थे, तो वो जब एलोपैथिक फिजिशियन किसी पेशेंट को दवा दे रहे थे तो अगर उनकी दवा होम्योपैथिक होती थी तो उन डॉक्टर को लगता था कि अच्छा ये डिजीज़ बढ़ गई है, तो उन्होंने कौन सी दवा दी थी, डिजीज़ के केस क्या थे, उसके रेफरेंस दिए गए हैं। ठीक है, किसमें, इसके फुटनोट में। अब देखो पढ़ते हैं, दिस एक्साल्टेशन ऑफ मेडिसिनल सिम्टम, एक्साल्टेशन मतलब कोई चीज़ जो बढ़ कर रही है, ये जो बढ़ी हुई मेडिसिनल सिम्टम है ओवर दोज डिजीज सिम्टम एनालॉगस टू देम, ये जो एक्साल्टेशन हुआ है मेडिसिनल सिम्टम का किसके ऊपर, ओवर डिजीज सिम्टम के ऊपर, जो कि क्या थे दोनों आपस में, एनालॉगस टू देम। देखो आगे क्या लिखते हैं आंसर, हैज बीन ऑब्जर्व बाय अदर फिजिशियन आल्सो, ये जो चीज़ है दूसरे फिजिशियन ने भी ऑब्जर्व की, क्या चीज़, कि जो मेडिसिनल सिम्टम है जो कि डिजीज सिम्टम के एनालॉगस हैं, विच लुक लाइक, हनुमान सर ने ये नहीं लिखा कि वो एग्रावेशन, लुक लाइक एग्रावेशन, वो ऐसा लगता है जैसे डिजीज बढ़ गई है। ठीक है, हैज बीन ऑब्जर्व बाय अदर फिजिशियन, ये वैसी चीज है जैसे दूसरे फिजिशियन ने भी ऑब्जर्व किया। आल्सो व्हेन बाय एक्सीडेंट दे एम्प्लॉय होम्योपैथिक रेमेडी, ये जो दूसरे फिजिशियन थे जब उन्होंने होम्योपैथिक रेमेडी एक्सीडेंटली दे दिया तब उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। व्हेन ए पेशेंट सफर फ्रॉम इंस्ट, देखो अब यहाँ से एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा शुरू होगा, कि जब एक पेशेंट सफर करता है इससे कंप्लेन ऑफ एन इंक्रीज ऑफ इरप्शन आफ्टर सल्फर, तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि ये आपकी दवा, ये जो सल्फर खाने के बाद मुझे ये दिक्कत बढ़ गई। हिज फिजिशियन हु नो नॉट द कॉज ऑफ दिस, उस पेशेंट का जो फिजिशियन है जो नहीं जानता कि इसके पीछे की वजह क्या है, कि ये डिजीज के ये जो इरप्शन नए क्यों आए, तो वो उसे कंसोल करता है। देखो क्या लिखा है वैसा, कंसोल हिम विद द एश्योरेंस दैट इट मस्ट फर्स्ट कम आउट प्रॉपरली बिफोर इट कैन बी क्योर्ड, तो वो फिजिशियन अपने उस पेशेंट से बताता है जो नहीं जानता फिजिशियन कि ये इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, कि ये सिम्टम, ये इच या ये इरप्शन बढ़ क्यों गया, तो उसे बताता है कि हमारी दवा के बाद तुम्हारे ये जो सिम्टम है पहले बढ़ेंगे उसके बाद खत्म हो जाएंगे। बट उसके पीछे का रीजनिंग होम्योपैथी फिजिशियन क्या जानता है कि वो डिजीज के सिम्टम नहीं बढ़ रहे हैं, वो किसके सिम्टम बढ़ रहे हैं, हमारी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन सेम सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है और हमारी मेडिसिन की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है किससे, नेचुरल डिजीज के एनर्जी से, इसीलिए हमारी मेडिसिन के सिम्टम पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, आया समझ में, he know not however that this is सल्फर इरप्शन, वो जो फिजिशियन है शायद वो नहीं जानता कि ये सल्फर का इरप्शन आया है पेशेंट के अंदर। दैट एज्यूम द अपीयरेंस ऑफ एन इंक्रीज ऑफ द इच, वो ऐसा प्रतीत होता है कि इच बढ़ गया है, बट एग्जैक्टली किसकी वजह से बढ़ा, तो हमारी जो होम्योपैथिक रेमेडी थी उसकी वजह से
जो पेशेंट के सिम्टम थे वो तो ठीक हो गए, हमारी मेडिसिन के जो सिम्टम थे इरप्शन वाले वो बढ़ गए हैं। तो इसी से देखो 161 एफोरिज्म जो 5th एडिशन है उसमें देखो सेकंड लाइन क्या लिखी गई है, When I hear limit so-called homeopathic aggravation or rather the primary action of the homeopathic medicine। तो वही हम लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथिक एग्रेवेशन किसकी वजह से होता है, हमारी मेडिसिन के प्राइमरी एक्शन की वजह से होम्योपैथिक एग्रेवेशन होता है। ठीक है, तो 5th एडिशन में डायरेक्ट दिया गया है, बाकी 6th एडिशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पैराग्राफ, किसका, फुटनोट का, 160 वर्जन का जो फुटनोट है। अब देखो यहाँ पे हनीमैन सर दूसरे डॉक्टर का नाम लेते हैं। द फेशियल इरप्शन विच द वायोला ट्राइकलर क्योर्ड वाज एग्रावेटेड बाय इट्स एज ए कमिटमेंट ऑफ इट्स एक्शन। देखो कि क्या नाम था, डॉक्टर लेरॉय टेल अस बट ही न्यू नॉट दैट द अपरेंट एग्रावेशन वाज ओइंग टू बी समवॉट टू द लार्ज डोज ऑफ द रेमेडी। हनुमान सर कह रहे हैं कि जो वायला ट्राइकलर का जो इरप्शन था वो बढ़ गया था, वो किसने बताया, ले रॉय ने, जब उन्होंने होम्योपैथिक रेमेडी ज़्यादा डोज में दे दी थी, विच इन दिस इंस्टेंस वाज टू ए सर्टेन एक्सटेंट होम्योपैथिक। जो कि ये चीज़ है वो क्या है, कुछ हद तक होम्योपैथिक थी, मतलब उन्होंने जो दवा दी थी वो होम्योपैथिक थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, लाइसेंस सेज, ये दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर लाइसेंस सेज, देखो हनीमैन सर ने वो रेफरेंस दिया गया लंदन 1772 में, उन्होंने बताया था क्या, द बार्क ऑफ द एल्म क्योर। ये बार्क ऑफ द एल्म क्या है, प्लांट का टाइप ऑफ ए प्लांट है। ठीक है, जिसका एक बार्क यूज होती है ट्रीटमेंट में, उसके लिए हमें ऐसा लिखा है, द बार्क ऑफ द एल्म क्योर मोस्ट सर्टेनली दोज स्किन डिजीज विच its increase at the beginning of its action. He has not given the bark in the monster dose usual in the allopathic system। तो डॉक्टर जो लाइसेंस थे वो बार्क ऑफ एल्म को कम देते थे, अगर डिजीज के सिम्टम मैच हो जाते थे तो वो क्या करते थे, वो बार्क ऑफ मॉन्स्टर डोज को यूज नहीं करते थे, जैसा कि एलोपैथिक सिस्टम में होता है दवा के डोज को बढ़ाते जाओ। बट डॉक्टर लाइसेंस क्या करते थे उसके कंपेयर में, वो दवा के डोज को कम देते थे, बट इट इज क्वाइट स्मॉल डोज रिक्वायर्ड व्हेन द मेडिसिन शो सिमिलरिटी ऑफ द सिम्टम, दैट इज टू से व्हेन इट इज यूज्ड होम्योपैथिकली ही वुड हैव डिफेक्ट क्योर विदाउट एन और ऑलमोस्ट विदाउट सीइंग दिस अपरेंट इंक्रीज ऑफ द डिजीज, दैट इज ब्रैकेट्स में होम्योपैथिक एग्रावेशन। ठीक है, तो हनीमैन सर ने क्या, दो डॉक्टर को रेफरेंस दिया, डॉक्टर लेरॉय एंड डॉक्टर लाइसेंस। ठीक है, ये हम लोगों से एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है इस पे रिलेटेड कि वायला ट्राइकलर का किसने एक्सप्लेन किया, तो डॉक्टर कौन थे, लेरॉय थे, और डॉक्टर लाइसेंस का कहाँ, बार्क ऑफ द एल्म यूज़ किया था एक स्किन इरप्शन में, और वो क्या करते थे, वो जो दवा दे रहे थे अगर वो होम्योपैथिकली दवा मैच हो जाती थी तो वो दवा जैसा कि वो एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे, बट वो उसके बावजूद दवा की डोज बढ़ाकर नहीं देते थे, वो क्या करते थे, दवा की डोज को कम कर पेशेंट को देते थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मतलब 160% बस इतना ही है। क्या क्या है, अब समराइज करते हैं थोड़ा सा, कि हमारी ये जो होम्योपैथिक रेमेडी होती है कभी भी इतना कम नहीं कर सकते वो डिजीज़ को ठीक ना कर सकें। मतलब अगर हमारी होम्योपैथिक रेमेडी सिम्टम सिमिलरिटी रखती है नेचुरल डिजीज तो वो हमेशा ठीक करेगा। ठीक है, और उसके बाद हनीमैन सर उसके एग्जाम्पल में बताते हैं। ठीक है, डॉक्टर लेरॉय का एंड डॉक्टर लाइसेंस का। आज का लेक्चर बस इतना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा 160 एफोरिज्म है क्या। ये टोटल जो हम लोग 157, 150, 159 पढ़े हैं, ठीक है, उन सबको अल्टीमेटली हनीमैन सर 160 में कंक्लूड करते हैं। आज का लेक्चर बस